वो 22 जनवरी 2026 का भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही दिलचस्प फैसला है। हेमालता बनाम तुकाराम केस, यही नाम है ना इसका? जी हाँ, हेमालता बनाम तुकाराम। और आज हमारा मिशन, अगर मैं इसको एक मिशन कहूं, तो वो ये समझना है कि किसी भी संपत्ति विवाद में एक रजिस्टर्ड सेल डीड यानी पंजीकृत बिक्री विलेख की आखिर कानूनी अहमियत क्या होती है। काफी बड़ा सवाल है ये। वाकई सोचे, कैसे 1971 में हुए एक आम से लगने वाले प्रॉपर्टी के सौदे ने आधी सदी से ज्यादा लंबा एक कानूनी युद्ध छेड़ दिया। और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर आखिर क्या कड़े नियम स्पष्ट किए हैं, ये हम आज देखेंगे। असल में यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मामला सिर्फ एक आम घर का नहीं है। ये बताता है कि हमारे देश में संपत्तियों के विवाद किस तरह कानूनी दावपेचों में, या कहूं कि क्लेवर ड्राफ्टिंग में उलझ जाते हैं। क्लेवर ड्राफ्टिंग, ये बड़ा ही खास शब्द इस्तेमाल किया आपने। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसको एक सस्पेंस कहानी की तरह देखते हैं। बिदर शहर में एक घर के सौदे में एक अग्रीमेंट होता है, लेकिन सालों बाद बेचने वाला अचानक कहता है कि ये तो बस एक धोखा था, एक दिखावा या शैम अग्रीमेंट था। और यहीं से शुरू होती है 1971 के उस रहस्यमयी सौदे की कहानी। ये सौदा सच में एक बिक्री थी या सिर्फ एक गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी का किस्सा? चलिए मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। हाँ, शुरुआत से बताइए ताकि मुद्दा साफ हो। तो 1960 के दशक का बिदार शहर, वहां फतेह दरवाजा के पास एक मकान था, मकान नंबर 259। तुकाराम नाम के व्यक्ति इसके मालिक थे और उन्होंने 1966 में अपना ये घर सदानंद गर्जे नाम के एक व्यक्ति को 8,000 रुपए में गिरवी रखा था। 8,000 रुपए उस जमाने में काफी बड़ी रकम होती थी। बिल्कुल होती थी। और सिर्फ तुकाराम ही नहीं, उनके भाई रामकृष्णप्पा ने भी अपनी एक संपत्ति उसी सदानंद के पास 2,000 रुपए में गिरवी रखी हुई थी। मतलब परिवार पर कर्ज का काफी बोझ था। तो ये तो हो गया 1966 का बैकग्राउंड। अब आते हैं उस तारीख पर जिसने ये पूरा बवाल खड़ा किया, 12 नवंबर 1971 का दिन। यही वो दिन है। तुकाराम को सदानंद गर्जे का वो कर्ज चुकाना था, राइट? इसके लिए उन्होंने भारत राज नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया और उसी दिन तुकाराम ने भारत राज की पत्नी हेमालता के नाम ये घर 10,000 रुपए में बेचने की एक प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड बनाई। और इस पैसे के लेन देन को अगर ध्यान से देखा जाए तो उस 10,000 में से 8,000 रुपए तो सीधे उस पुराने कर्जदार सदानंद को दे दिए गए ताकि पुरानी गिरवी छुड़ाई जा सके, और बचे हुए 2,000 रुपए तुकाराम को नकद मिल गए। देखने में तो ये बड़ा ही सीधा सौदा लगता है। कर्ज चुकाने के लिए घर बेचा, पैसे क्लियर किए और बात खत्म। लेकिन और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, ठीक उसी दिन उसी घर के लिए एक रजिस्टर्ड रेंटल एग्रीमेंट भी बन जाता है। यही तो सबसे बड़ा सस्पेंस है। 200 रुपए महीना किराए पर। अब आप इसका विश्लेषण करिए। इस तरह के सौदे अक्सर संदेह पैदा करते हैं। कानूनी तौर पर देखें तो सवाल उठता है कि क्या सच में घर बेचना मकसद था, या फिर कर्ज लेने के लिए घर को सिर्फ एक गारंटी के तौर पर, जिसे मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल कहते हैं, सिर्फ कागजों पर बेचा गया था। और यही वो बुनियादी सवाल था जिसने पूरा विवाद खड़ा किया। खैर, शुरू में तो सब ठीक चला। किराए के एग्रीमेंट के बाद करीब 14 महीनों तक, यानी जनवरी 1973 तक, तुकाराम ने बराबर 200 रुपए महीना किराया हेमालता को दिया। वहां तक कोई विवाद नहीं था। दोनों पक्ष एक मकान मालिक और किराएदार की तरह ही व्यवहार कर रहे थे। लेकिन उसके बाद किराए के पैसे आने बंद हो गए। और जब किराया आना बंद होता है तो अगला कानूनी कदम क्या होता है? नोटिस। 19 अप्रैल 1974 को हेमलता की तरफ से तुकाराम को एक फॉर्मल कानूनी नोटिस भेजा गया। इसमें उधार का किराया, जो कि करीब 3800 रुपए हो चुका था, वो मांगा गया और घर खाली करने को कहा गया। इस नोटिस का जो जवाब आया ना, वो बड़ा दिलचस्प है। 5 अक्टूबर 1974 को तुकाराम की तरफ से एक जवाबी पत्र आता है। ये एक तरह का माफीनामा था। इसमें साफ लिखा था कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो किराया नहीं दे पाए और दिवाली तक, यानी नवंबर 1974 तक सारा बकाया चुका देंगे। अगर हम इस माफीनामे को बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो यहाँ से बहुत कुछ साफ हो जाता है। इस पत्र में कहीं भी तुकाराम ने ये नहीं लिखा कि 1971 की सेल डीड फर्जी थी या ये किसी कर्ज का मामला था। हाँ, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं तो किराएदार हूं ही नहीं, मैं तो मालिक हूं। बिल्कुल नहीं कहना। ये पत्र पढ़कर तो यही लगता है कि ये एक बहुत ही सीधा साधा किराएदार और मकान मालिक के बीच का पत्र व्यवहार था। उस वक्त धोखे या शाम एग्रीमेंट वाली कोई बात थी ही नहीं उनके दिमाग में।
पर कहानी यहीं तो नहीं रुकती। 1975 में हेमालता ने आखिरकार घर खाली करवाने का मुकदमा यानी इविक्शन सूट दायर कर दिया और उसके काउंटर अटैक में 1977 में तुकाराम ने एक नया मुकदमा ठोक दिया। और तुकाराम का दावा अब बदल चुका था। अब उनका कहना था कि 1971 की सेल डीड एक दिखावा थी, एक शाम थी, और सच्चाई में यह सिर्फ एक गिरवी या मॉर्गेज था, घर की बिक्री नहीं। यहां से अदालतों का वो लंबा सफर शुरू होता है। ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक फैसले इधर से उधर होते रहे। जैसे जब 1986 में निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने तुकाराम के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके कई कारण थे। ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि तुकाराम एक अनपढ़ और सीधा साधा आदमी था जो कानूनी भाषा नहीं समझता। दूसरा तर्क यह दिया गया कि उस वक्त प्रॉपर्टी की कीमत 10,000 से कहीं ज्यादा थी, तो कोई इतने सस्ते में अपना घर क्यों बेचेगा। और एक और बात थी ना, तुकाराम ने दावा किया था कि उसने जनवरी 1974 में किसी फाइनेंस कंपनी को 8,426 रुपए का भुगतान किया था, जो कि उसके हिसाब से इस कर्ज की अदायगी का हिस्सा था। हाँ, वही जिसे कोर्ट में प्रतिवादी नंबर 7 कहा गया। इन्हीं सब बातों को आधार मानकर ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि सेल डीड सच में एक दिखावा थी। पर फिर साल 1999 में मामला पहुंचा अपीलीय कोर्ट यानी अपीलीय अदालत में, और वहां गेम पूरी तरह पलट गया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके पीछे कानूनी आधार क्या था? कानूनी आधार था भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 92 सेक्शन 92। इस धारा के अनुसार अगर दो पक्षों के बीच कोई स्पष्ट लिखित दस्तावेज मौजूद है, जैसे यहां रजिस्टर्ड सेल डीड थी, तो उसके खिलाफ किसी भी पक्ष के मौखिक बयानों या ओरल एविडेंस को नहीं माना जा सकता। मतलब अगर पेपर पे लिखा है कि घर बेच दिया, तो आप बाद में आकर मुंह जबानी ये नहीं कह सकते कि नहीं वो तो सिर्फ गिरवी था। एकदम सही। कानून लिखित दस्तावेज को सर्वोच्च मानता है, वरना तो हर कोई बाद में अपने ही साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाएगा। अपीले कोर्ट ने इस कानून को बखूबी लागू किया। बात फिर पलट जाती है। हाई कोर्ट का नजरिया बिल्कुल अलग था। हाँ, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत पुराने और मशहूर गंगाबाई केस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पक्ष ये साबित करना चाहता है कि कोई दस्तावेज सिर्फ एक दिखावा या शाम था, तो उस स्थिति में मौखिक सबूत या ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं। और इसी विशेष कानूनी पेच का फायदा उठाते हुए हाई कोर्ट ने वापस ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया और तुकाराम के हक में फैसला दे दिया। आप देख रहे हैं ना कि कैसे कानून की अलग अलग व्याख्या एक ही केस को पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल, एक आम आदमी तो ये सुनकर चकरा जाएगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अब हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। 56 साल की लड़ी गई इस लड़ाई का अंत हुआ 22 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम प्रहार के साथ। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आज के वक्त में एक मास्टर क्लास है कि दस्तावेजों को कैसे देखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्टर्ड दस्तावेज की पवित्रता पर जोर दिया। कानून की नजर में रजिस्टर्ड डॉक की अहमियत के बारे में कोर्ट ने बड़ा कड़ा संदेश दिया। हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज कोई आम कागज का टुकड़ा नहीं है, इसे बहुत ही पुख्ता सबूत माना जाता है। आप अदालत में आकर सिर्फ धोखाधड़ी या फ्रॉड जैसे शब्द फेंककर किसी रजिस्टर्ड डीड को रद्द नहीं करवा सकते। इसी संदर्भ में आपने शुरू में क्लेवर ड्राफ्टिंग की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 4 का हवाला दिया, है ना? बिल्कुल। इस नियम के तहत अगर आप किसी दस्तावेज को फर्जी या फ्रॉड बताते हैं तो आपको बहुत ही स्पष्ट, सटीक और मजबूत सबूत देने होंगे। आपकी शिकायत में धोखाधड़ी का पूरा विस्तार होना चाहिए। सिर्फ गोलमोल बातें लिखकर चालाकी से बनाई गई शिकायतें यानी क्लेवर ड्राफ्टिंग अब काम नहीं आएगी। ये बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन थी और एक बहुत ही अहम कानूनी बिंदु था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 58C। मेरी समझ में इसने इस केस को पलटने में बड़ी भूमिका निभाई। ये सेक्शन इस पूरे मुद्दे की रीढ़ की हड्डी है। कानून साफ कहता है कि कोई भी सेल या बिक्री तब तक कंडीशनल मॉर्गेज या सशर्त गिरवी नहीं मानी जा सकती जब तक कि प्रॉपर्टी वापस लेने की वो शर्त उसी मूल दस्तावेज में न लिखी हो। अच्छा, मतलब अगर हेमलता को पैसे मिलने पर घर वापस तुकाराम को देना था तो ये बात उसी सेल डीड में लिखी होनी चाहिए थी। एकदम सही पकड़ा आपने। 1971 की उस सेल डीड में वापसी या गिरवी की कोई शर्त थी ही नहीं। दोनों अग्रीमेंट्स अलग अलग थे और कानून इन दो अलग कागजों को मिलाकर एक नई कहानी बनाने की इजाजत नहीं देता। और इस कानूनी सिद्धांत के अलावा
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में माने गए उन सबूतों की भी पोल खोल दी जिन पर तुकाराम का पूरा केस टिका था, जैसे वो 8,426 रुपए का रहस्य। वो बहुत ही रोचक हिस्सा था। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि तुकाराम ने वो पैसे हेमलता का कर्ज चुकाने के लिए फाइनेंस कंपनी को दिए थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस सबूत को करीब से देखा तो पता चला कि जिस फाइनेंस कंपनी यानी प्रतिवादी 7 को पैसे दिए गए थे, उसने खुद कोर्ट में आकर गवाही दी थी कि ये पैसे 1971 वाले किसी गिरवी के लिए नहीं था, वो तो भरतराज के किसी अन्य खाते या अकाउंट के लिए दिया गया था। तो मतलब सबसे बड़ा सबूत ही फर्जी निकला। और अचानक जागे हुए मालिक वाला पॉइंट भी तो था। हाँ, तुकाराम ने अचानक से 1975 में घर के टैक्स और पानी के बिल भरने शुरू कर दिए थे। ये ठीक वही समय था जब उनके खिलाफ घर खाली करने का नोटिस आया था। इस तरह के केसेस में लोग यही करते हैं। जब पता चलता है कि प्रॉपर्टी हाथ से निकल सकती है तो अचानक म्युनिसिपल टैक्सेस भरकर कागजों पर अपना हक जताने की कोशिश करते हैं। और वो 1974 वाला माफीनामा, अगर तुकाराम ने जनवरी में ही 8,000 रुपये चुका दिए थे जैसा उनका दावा था, तो जब अप्रैल में हेमलता का नोटिस आया तो उन्होंने पत्र में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? यही तो कोर्ट ने पूछा, अगर आपने पैसा चुका दिया था तो आप चुप क्यों रहे? आपने किराया चुकाने की मोहलत क्यों मांगी? और एक और मिथक जो ट्रायल कोर्ट ने बनाया था कि तुकाराम बहुत सीधा साधा अनपढ़ आदमी था। सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो गया कि तुकाराम अपने परिवार के सारे आर्थिक फैसले खुद लेता था और उसका खुद का कपड़े का बिजनेस था। एक व्यापारी जो कपड़े का बिजनेस चलाता हो, जो पहले भी 2 प्रॉपर्टी गिरवी रख चुका हो, वो इतना भोला नहीं हो सकता कि उससे सेल डीड और गिरवी के एग्रीमेंट के बीच का अंतर ना समझ आए। सच में। और उसके खुद के भाई ने गवाही दी थी कि पैसे की इतनी सख्त जरूरत थी कि वो पुराना 2000 वाला गिरवी रखा घर बचाने के लिए उन्हें ये दूसरा घर बेचना ही पड़ा था। इन सब तथ्यों के सामने तुकाराम का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तभी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही कहा, यह सेल डीड पूरी तरह वैलिड थी और कोई दिखावा नहीं था। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो आउट ऑफ द बॉक्स सुझाव बड़ा पसंद आया। आधी सदी की इस कानूनी लड़ाई को देखकर जजों ने महसूस किया कि अब वक्त बदलना चाहिए। उन्होंने ब्लॉकचेन तकनीकी की सिफारिश की है। जी हां, अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को एक बहुत ही सख्त सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि संपत्ति के जितने भी रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं और जो जमीन के रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें अब डिजिटल रूप देना चाहिए, और वो भी ब्लॉकचेन जैसी सिक्योर तकनीक पर आधारित। और हमारे सुनने वालों की जानकारी के लिए, अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल बही खाता या लेजर है जिसे एक बार दर्ज करने के बाद कोई बदल या छेड़ नहीं सकता। मतलब कोई क्लेवर ड्राफ्टिंग बाद में नहीं हो सकती। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि भविष्य में अगर कोई जालसाजी करने की सोचे या बाद में आकर कहे कि यह दस्तावेज तो धोखा था, तो यह मुमकिन नहीं होगा। इससे व्यापार करना आसान होगा, टाइटल क्लियर रहेंगे, और सबसे अहम बात, अदालतों का वो कीमती समय बचेगा जो ऐसी 50 साल लंबी मुकदमेबाजी में नष्ट हो जाता है। तो आज के इस डीप डाइव का सारांश यही निकलता है कि 1971 में हुए एक कॉन्ट्रैक्ट ने कैसे 2 परिवारों को 55 सालों तक अदालतों के चक्कर कटवाए। और सबक यह है कि जो कागजों पर लीगली रजिस्टर्ड हो जाता है उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। आप सिर्फ मुंह से कुछ बोलकर लिखित कानूनी दस्तावेजों को झुटला नहीं सकते। सही बात है। कानून भावनाओं पर नहीं, तथ्यों और दस्तावेजों पर चलता है। और इसके साथ ही हम इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं, लेकिन इस कहानी ने मेरे दिमाग में एक ऐसी चिंगारी छोड़ दी है जो मुझे मजबूर कर रही है सोचने पर। वो क्या? हम अक्सर सोचते हैं कि तकनीक हमारे भविष्य को बदल रही है, लेकिन जरा सोचिए, अगर ये ब्लॉकचेन तकनीक और डिजिटल लेजर आज से 50 साल पहले 1971 में मौजूद होते, तो क्या भारत की अदालतों में चल रहे लाखों संपत्ति विवाद कभी जन्म ही लेते? ये बड़ा ही गहरा सवाल है ना? वक्त के पन्नों को पलटकर देखना तो मुमकिन नहीं है, पर वर्तमान में हमारे देश के रिकॉर्ड रूम्स की तरफ नजर डालिए। वहां धूल खाती ऐसी कितनी पुरानी, अधूरी और अस्पष्ट चिट्ठियां, रसीदें और एग्रीमेंट्स दबे पड़े होंगे जो शायद किसी भी दिन किसी के भी जिंदगी में एक नए 50 साल लंबे मुकदमे का टाइम बॉम्ब बनकर फट सकते हैं। तकनीक कागज को तो बदल सकती है, पर क्या इंसानी नियत और लालच का कोई डिजिटल समाधान कभी हो सकता है? इस सवाल को मैं यहाँ ऐसे ही छोड़ती हूँ सबके सोचने के लिए।